Namaskar. On May 18, 1970, Varanasi gave birth to an hero, Lenin Raghuvanshi. Lenin Raghuvanshi is one of the country's most prominent neo-Dalit right activists and human rights advocates. नमस्कार रघुवंशी जी, सबसे पहला सवाल आपसे, 17 जुलाई 1996 को क्या हुआ था और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आपको क्यों मारा पीटा था? एक दलित गांव था इंद्रवार, जहां पे भूमि आवंटन, लैंड अलॉटमेंट्स नहीं हो रहे थे। और क्या हो रहा था कि लैंड अलॉटमेंट्स ना होने के कारण जो है हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिए थे डीएम और स्टेट गवर्नमेंट को, और जब वो नहीं माना गया तो हमने समय दिया कि हम जो है बैठेंगे, जो है मतलब रोड ब्लॉक करेंगे। और सूचना देने के बाद जैसे ही रोड ब्लॉक कर रहे थे, सीआरपीएफ का एक कमांडेंट आ गए और हमने उनको रास्ता देना शुरू किया। और क्योंकि हम लोग कर रहे थे कि बीमार लोग और बच्चे दूसरे रास्ते से जाएं, और उनको रास्ता मिलने के बाद उन्होंने पलट के हमारे साथ पिटाई शुरू कर दी जो है। तो ये एक तरह से ये था कि जो है उनको था कि भाई हमको कैसे रोक सकते हैं, जबकि हम लोगों ने अखबारों में, समाचार पत्रों में सूचना दे रखी थी और आसपास के लोगों को इस रास्ते से आप जा सकते हैं, परंतु जो बड़ी बसें हैं और चीजें हैं उनको अभी हम आधे घंटे तक नहीं आने देंगे, क्योंकि आके हमारी बातचीत सुने। और भूमि आवंटन की बात, लेकिन पिटाई हुई, परंतु इस मुद्दे को एमनेस्टी ने सबने उठाया और बाद में जमीनें तो मिली ही, मतलब दलितों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी। आपका एक इनिशिएटिव है जनमित्र गांव, मैं चाहूंगा आप उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, जनमित्र गांव जो है गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच के जो विचार थे उनको लेकर के स्थापित हुआ। गांधी जी कहते थे कि जो है विलेज रिपब्लिक, गांव गणराज नहीं बचाओगे तो जो है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और जब अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय रूप में बर्बाद हुई, मनमोहन सिंह के जमाने में भी जब हालत खराब हुई इंटरनेशनल लेवल पे, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था इसलिए बची थी क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्थाएं थी अपने फ्यूडलिज्म, पैट्रियार्की और सब के बाद भी। परंतु दूसरी तरफ जो है इस पे एक बड़ी बहस डी नागराज दलित चिंतक ने जो है किया था, जो रहने वाले कर्नाटका के थे। कहा कि अगर जो गांव खत्म होंगे तो सबसे ज्यादा कौन होगा? अपर कास्ट तो जो है अपनी जमीनें बेच के चला जाएगा। वहां पे जो थोड़े बहुत ब्राह्मण है, जो भीमीन है, उनकी हालत बहुत खराब होगी। और साथ साथ जो है मतलब जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, उनकी हालत बहुत खराब होगी जो है। तो ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण चीज था कि उनको गांव को बचाने की कोशिश जो है करनी चाहिए। तो हम लोगों ने अब बाबा साहब ने जो कहा कि भाई गांव किसका, ऊंची जात के पुरुष का केवल, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें सोशल डेमोक्रेसी का मुद्दा भी लाया और गांधी जी का विलेज रिपब्लिक। और हम लोगों का बहुत सिंपल तरीका था कि हम जाते थे, लोगों के विचार सुनते थे, अनसिस्टमैटिक आइडियाज सुनते थे, और जैसे वो हरोदों में बटे थे, वो अपर कास्ट के पुरुष के साथ, बच्चों के साथ, दलितों के बच्चों के साथ, ओबीसी के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, अलग अलग, और फिर उनको एक साथ करने की कोशिश होती थी। और बट नेचुरल है कि अफर्मेटिव एक्शन करना है, तो हमारा एफर्ट्स दक्षिण टोले में ज्यादा था, जहां पे दलित और ओबीसीज रहते थे। और जब हम उनकी समस्याएं निकलती थी, कलेक्टिव, इंडिविजुअल भी निकलती, कैसे कलेक्टिव से जुड़ी है, फिर उसको पिटीशन बनाना, पिटीशन बना के उनको ले जाना। तो एक तरह से कल्चर ऑफ साइलेंस को तोड़ना, फोक स्कूल को ऑर्गेनाइज करना, जिससे वो एक कला सीख सके, आर्ट सीख सके, जिंदगी सीख सके कि कैसे आर्गुमेंट करना है, कैसे बोलना है। और जब वो बोलना शुरू कर दिए तो अब हम लोगों ने उनको कहा कि देखिए, हमारी लड़ाई पुरुषवाद से है, पुरुषों से नहीं, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, ब्राह्मणों से नहीं। तो ये बात हमेशा समझिएगा सांप्रदायिकता से है, धर्म के खिलाफ नहीं है। तो वो एक तरह से एक ऐसी सिचुएशन रही, अलग अलग मॉडल विलेज हुए, कुछ लोगों ने टॉर्चर पे काम किया। श्रुति जी बहुत ही खूबसूरत जो है बच्चों के नियोलिटर हेल्थ के ऊपर, मैटरनल हेल्थ के ऊपर काम करती हैं। और उसमें जो केएपी है, नॉलेज एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस की मैपिंग करना और नॉलेज एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस को चेंज करना, तो इट्स वेरी इनकलकेटिंग प्रोसेस and that is very long lasting and sustainable। क्योंकि उसमें क्या लगता है कि कोई मैं कहानी आपको बता रहा हूं बहुत साल कि एक जगह 3 भूखमरी से मरे हुए लोग मर गए थे, मुसहर लोग। हम लोग वहां गए, दिवाली के दिन गए, कैमरा लेके गए और देखा कि 13 घर में जो है कहीं भी कुछ भी भोजन नहीं बना है। और हम लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, हंगर अलर्ट जारी की, चीजें की। और उसके बाद उनको राशन कार्ड मिला और एसएसपी उस इलाके में गया, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित एरिया कहा जाता था। तो हम जब गए तो क्या मालिक आए हैं, तो हमने ऐसे से देखा है, कहाँ मालिक है, डेलिबरेटली। और उनके साथ जब मीटिंग किया तो हमने कहा मालिक वालिक नहीं आए हैं, मालिक तो आप हैं टैक्स के पैसे से।
और बाद में उन्होंने कहा कि अभी उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो 8 दिन बाद एसडीएम ने फोन किया, यार क्या सिखा दिया, पूरा गांव पहली बार आकर के यहाँ कह रहा राशन दो, इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है। और धीरे धीरे हम वहां जाते रहे और हमारा 20-22 बार जाने का असर ये हुआ कि वहां के लोग खुद ही जो है आज 40-50 गांवों में आंदोलन कर रहे हैं। तो कोई जेम्स वन, राम जी और कृष्ण जी आके नहीं बदलेंगे, लोग खुद बदलेंगे। जो है गांधी और अंबेडकर के जो सपनों का भारत है, खासकर मैं गांव की बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि अभी का सिनेरियो में जो गांव है उनकी स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी है? प्लस क्या उन लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, जो आपका मेन मोटिव था? नहीं, मुझे लगता है कि 200 गांव में सवाल पूछना लोगों ने शुरू किया। वो हमसे भी पहले दलितों में जो चमार कम्युनिटी है वो ऑलरेडी सवाल पूछ रही थी, वो बाबा साहब को पकड़ ली थी। हम जो शहरों में ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे मोस्ट मार्जिनलाइज्ड है, वो भी सवाल पूछना शुरू कर दिए, सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। उनके बच्चे एक्टिविस्ट होना शुरू कर दिए हैं। वो लोग खुद जो है मतलब अब पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, वो पंचायतों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चीजें प्रारंभ हो गई हैं। मेरे ऑफिस में प्रतिदिन कम से कम 10 लोग आ जाते हैं मिनिमम। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो फील्ड में लोग हैं वो अलग है, कि ऑफिस में लोग चल के 10 लोग कम से कम आ जाते हैं। तो सवाल लोगों ने पूछना शुरू किया। भारत बदल रहा है और मुझे लगता है कि ये बदलाव के कारण ही घबरा करके यथास्थितिवादी लोग जो है एक फांसीवाद लाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उससे भी अब संघर्ष शुरू होने जा रहा है। तो बदलते भारत की एक तस्वीर ये भी है कि बनारस में, आप बनारस से हैं, तो बदलते भारत की एक बहुत अच्छी तस्वीर ये है कि बनारस में बहुत छोटी जगह का रहने वाला एक लड़का टाइम मैगजीन में छपता है। वो क्या कहानी है, वो थोड़ा बताइए। ऐसा हुआ था कि टाइम मैगजीन चाइल्ड लेबर के ऊपर चाइल्ड लेबर का मुद्दा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन रहा था। तो वो लोग, हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। और मैं उस समय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कैलाश सत्यार्थी जी को, उनके साथ काम करता था और उनका इधर जितना भी कारपेट इंडस्ट्री पे रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है सब मैंने किया है। तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में वो सब आप देखेंगे कि जो टाइम मैगजीन में सबसे पहले उसने मुझे कोट किया, बिल क्लिंटन से भी पहले, कैलाश जी से भी पहले, उसको लेके थोड़े अंतर्विरोध भी हुए, पर उसने किया क्योंकि मेरी जो समझदारी थी यहाँ पे वो बुनियाद से जुड़ी हुई थी। क्योंकि बाबा गांधीवादी थे, पिता कम्युनिस्ट थे। पिता से तो मैं कभी जुड़ नहीं पाया, नाम जरूर उनका मुझे लेनिन मिला, परंतु मैं हमेशा गांधीवाद और सनातन डेमोक्रेसी में मुझे बहुत भरोसा था। और उसका असर ये हुआ कि मैंने कहा कि बाल मजदूर कहाँ से आ रहे हैं? वहां से आ रहे हैं जहां लैंड रिफॉर्म नहीं है, एजुकेशन नहीं। और कैलाश जी, जब ये 1996 में छपा था, कैलाश जी एजुकेशन की बात नहीं कर रहे थे। और इसी का असर हुआ कि 1998 में ग्लोबल मार्च हुआ, उन्होंने कहा एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, मतलब उन्होंने एजुकेशन का मुद्दा पहली बार 1997 और 1998 में लाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज थी कि अगर आप बुनियाद के साथ जुड़े हैं तो टाइम मैगजीन क्या कहीं भी आप छप सकते हैं। मतलब जो है कोई चीज बड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि जमीन को बिना बदले जो है दुनिया को आप अस्थायी रूप से जो है बेहतर नहीं बना सकते। आपका एक इनिशिएटिव है जनमित्र न्यास, ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है कि हमारे मानवाधिकार जन निगरानी समिति 1996 में पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स बना। उसमें लेके बड़ी बहसें थी। ज्ञानेंद्र पति को आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, सब वामपंथी लोग हैं। तो उनको कहना था नहीं, हम लोग रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, पीवीसीएचआर को मेंबरशिप रखेंगे, आंदोलन रखेंगे। तो पीवीसीएचआर एक मूवमेंट है, पर अब सवाल है कि आपको पैसा कहीं दे रहे हैं, हमारा भी पैसा अगर लग रहा है, तो उसके लिए ट्रस्ट बनाना था। तो लोगों ने कहा कि सोसाइटी नहीं बनानी है, ट्रस्ट बनाना है। क्योंकि सोसाइटी क्यों नहीं बनानी, बड़ी आश्चर्य की बात आप समझिएगा। क्योंकि 1857 के गदर के बाद इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 हुआ। तो कहा कि 1857 के गदर के बाद ये कंट्रोल करने के लिए बना, इसलिए जो है इसमें नहीं बनाएंगे, ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे। तो जनमित्र न्यास एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें जो है 53 स्टाफ है, पूरा प्रोविडेंट फंड, पीएफ, जो फुल टाइम काम करते हैं जो है। और इसी के साथ हमारा एक जनाब हरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो टाटा चाय के साथ सोशल बिजनेस करता है और उसका पैसा भी इसमें जो है मतलब जाता है। तो जनमित्र न्यास का अपना लोकल फंडिंग का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो जनमित्र गांवों को बनाने में मदद करती है, क्योंकि लोगों को रोजी रोटी चाहिए, लोग देते रहे तो हम उनको देते रहे।
जो है जिससे कि वो अपना समय देते रहे, उसके लिए जन्मत न्यास एक बैकअप है। मतलब जो 53 स्टाफ को कंटिन्यूअसली प्रोविडेंट फंड, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस से लेके सैलरीज जो है, डिग्निफाइड सैलरीज हर महीने जो है मतलब देती है। कोविड-19 के समय में भी वो घर से काम किए हो न किए हो, कि सैलरी सबकी जाती रही। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इस एक इतने अच्छे इनिशिएटिव को मैं पूरे भारत में लेकर जाऊं, इसका रूप थोड़ा व्यापक होना चाहिए, या कभी आपको पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं मिला? नहीं, पॉलिटिक्स तो है, वंचित लोगों की काम करने की पॉलिटिक्स है, और मेरा तो घर ही बहुत पॉलिटिक्स का था। बाबा और दादा में, पिताजी में और दादा में लड़ाई होती थी कम्युनिज्म और गांधीवाद को लेके। माँ बड़ी लिबर्टेरियन थी, दादी एकदम पक्की सनातनी थी, किसी की किसी से नहीं पड़ती थी, डिनर पर हमेशा ही मतलब बहस ही होती थी। तो पॉलिटिक्स में मैं एकदम क्लियर था कि सीधे सीधे मुझे राजनीतिक दलों में नहीं जाना है, राजनीति को प्रभावित करना है मुझे। और खासकर आइडिया ऑफ इंडिया को लेके, भारत कैसा है, और ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है और अभी ग्लोबली बने, उसमें मैं पूरा इन्वॉल्व हूँ। इसलिए आप देखिए कि जमीन परंतु कुछ बिना बदले आप पूरे भारत की बात कैसे करेंगे। मैंने जाके नॉर्थ ईस्ट में काम किया है, कश्मीर के लोगों को सपोर्ट किया है, चीजें किया है, कि वहां के लोकल ऑर्गेनाइजेशन को। और सवाल है कि बनारस मैंने इसलिए नहीं छोड़ा, मैं दिल्ली कभी इसलिए नहीं आया कि बनारस जो है एक सांस्कृतिक विरासत है और उसका सांस्कृतिक कनेक्शन है बहुत बड़ा, और बनारस को फांसीवादी ताकतें कॉन्कर करना चाहती हैं। तो हम बनारसी होने के नाते और राम के वंश के होने के नाते, जो राम ने दिक्कतें संबुक और माँ सीता के साथ की, उसके साथ कैसे पश्चाताप कर सके, कैसे हम रिकॉन्सिलिएशन मूवमेंट चला सके और सच्चे सनातन की जो श्रवण संस्कृति को बचा सके और फांसीवाद को शिकस्त कर सके, वो राजनीति तो मैं कर रहा हूँ जो है, और उसका प्रभाव पूरा असर कर रहा है। तो हम पीवीसीएचआर हमारी फोरम एशिया की मेंबर है, हम इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल्स के मेंबर हैं, नेशनल अलाइन टेस्टिमोनियल थेरेपी एक है जिसमें 90 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जुड़े हुए जो है पूरे भारत के, उनको हम मदद कर रहे हैं, फंडिंग्स में, चीजों में लोगों को मदद कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक जगह आपकी बुनियाद है, एक पहिया है, पहिए का धुर जो है काशी है, और उसके चारों तरफ जो है रिपल इफेक्ट्स और वो करने का काम जो है चल रहा है। और इसीलिए जो है आप देखे होंगे कि काशी का यह काम दुनिया भर में इतना चर्चा में रहा, क्योंकि काशी महादेव भी खुद भी बहुत चर्चा में है, यहाँ अद्भुत से अद्भुत लोग हैं, और इसीलिए मोदी को यहाँ आना पड़ा। और मोदी को आने के बाद भी जो है मतलब वो इसको कॉन्कर नहीं कर पाया, मतलब आरएसएस इसको कॉन्कर नहीं कर सकता। मतलब ये महादेव का शहर है, मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ प्लूरिज्म है, इसलिए गालिब कहता है कि हिंदुस्तान का काबा है जो है। अलबरूनी जो है आता है, पैर रखता है तो वो लिखता है अलबरूनी की, देखो ये जो है मतलब अल्लाह की सबसे पवित्र शहर में मैंने अपने कदम रख दिए हैं। तो मक्का का इतना बड़ा इस्लामिक थिंकर भी काशी के बारे में ऐसे सोचता है। तो काशी अपने आप में पॉलिटिक्स है, डाइवर्सिटी की पॉलिटिक्स है, प्लूरिज्म की पॉलिटिक्स है, फक्कड़पन की पॉलिटिक्स है, कारपोरेट फासिज्म के खिलाफ एक फक्कड़पन अघोर की राजनीति है यहाँ। तो उसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरा अपना लिंक है, अपनी चीजें हैं, और जो है और वो जो है बहुत कारपोरेट जैसा नहीं दिखता, फक्कड़ जैसा दिखता है, परंतु उसकी गूंज और उसकी पहुंच दुनिया भर में। आपका एक और इनिशिएटिव है फोक स्कूल, मैं चाहता हूं कि आप बताएं उसके बारे में थोड़ी डिटेल में। फोक स्कूल माने लोक विद्यालय है। ये जो है डेनिस एक बिशप थे जो फ्यूडलिज्म और पैट्रियार्की के खिलाफ इसको स्टार्ट किया था 18वीं सदी में। और जब मैं डेनमार्क गया और कोपेनहेगन में चीजों को समझ रहा था तो मुझे लगा ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि फोक स्कूल में क्या है कि यहाँ पे हायरार्किकल सोसाइटी है, तो एक के बाद एक बैठते हैं, तो हम लोग गोले में बैठाते हैं। तो गोले में बैठाते हैं तो शुरुआती दौर में तो औरतें अलग और आदमी अलग रहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, नहीं भाई ये नहीं चलेगा, काम हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो एक मतलब एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, इस तरह से बैठाते हैं। तो एक तो उसको तोड़ने की कोशिश। दूसरा, फोक स्कूल एक ऐसा स्पेस है जहां फ्री थिंकिंग को लेके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है फ्री थिंकिंग खत्म हो गया, शास्त्रार्थ खत्म हो गया। बताइए 600 साल पहले जो है कबीर ललकार रहे हैं, रैदास ललकार रहे हैं, पर उनकी कभी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, किंतु हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा इस हिंदुस्तान में आई जो है, उसने जो है इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग स्टार्ट कर दिया जो है। मतलब तो उस मॉब लिंचिंग और हिटलर और मुसोलिनी की आत्मा को शिकस्त करने के लिए उसी यूरोप से फोक स्कूल को लाया गया और शास्त्रार्थ से जोड़ा गया।
और वहां पे सभी लोग हैं कि हम उनसे सीखते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, कि उनके पास इतना कम पैसा है फिर भी अपनी जिंदगी कैसे चला लेते हैं, कैसे वो अभी भी अपनी उम्मीदें रखे हैं कि जीतेंगे, बाहर रहते हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं फिर भी वो कैसे चीजों को खड़ा करते हैं। तो फोक स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पे हम एक दूसरे की समस्या सीखते हैं, जहां पे लोगों के बोलने की कला को विकसित करते हैं, जहां पे आर्गुमेंट को विकसित करते हैं और एक तरह से लॉजिकल थिंकिंग को मजबूत करते हैं। तो ये दिस इज द प्लेटफॉर्म विच इज creating a dynamics to eliminate the culture of silence and impunity. आप इतना कुछ कर रहे हैं जनता के कल्याण के लिए, और अगर हम ट्रेंड को देखें तो आप इस बात की गारंटी देंगे कि कल को आप पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे? 100% गारंटी दूंगा, नहीं तो आप टुच्ची बात कर दीजिएगा मेरे साथ। मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आने वाला हूँ। मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आने वाला हूं, कि मैं पॉलिटिक्स हूं भारत की राजनीति जो है, सनातन डेमोक्रेसी की राजनीति, आरएसएस को सनातन डेमोक्रेटिक संस्था बनाना, मुसोलिनी और हिटलर को बाहर भगाने की राजनीति जो है, शास्त्रार्थ और चीजों को लाने की राजनीति, बहुलतावाद की राजनीति, डायवर्सिटी की राजनीति, इंक्लूसिवनेस की राजनीति, जातवाद और पितृसत्ता से बाहर जाने, और फिर उसके बाद भारत पूरी दुनिया में केवल ग्रीस ही नहीं सोचता है, ठीक है, बहुत अच्छा सुकरात ने और सबने सोचा, भारत भी सोचते हैं, और भारत जैसे बहुत से लोकल थिंकिंग है, मल्टीपोलर वर्ल्ड्स है, उसकी राजनीति में हम रहेंगे, हमेशा रहेंगे और करते रहेंगे, परंतु पॉलिटिकल पार्टीज में मैं कभी नहीं। बेसिकली आप बाहर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे बट एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। कभी नहीं, वादा है, कभी नहीं। एक चीज ना बहुत सालों से हमने फिल्मों में भी देखा है अक्सर, और अक्सर न्यूज में भी सुनते हैं, मीडिया में भी आता है, बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ मजदूर क्या है, और दूसरा आपने कितने बंधुआ मजदूर अभी तक छुड़ाए हैं, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, बंधुआ मजदूरी जो अधिनियम है 1976, अगर उसको समझने की कोशिश करें, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इसको परिभाषित किया, जस्टिस पीएन भगवती ने, कि कोई भी एडवांस लिया हो और एडवांस लेने के एवज में उसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, बंधुआ मजदूर जो है, ये बहुत ब्रॉडर है, इसमें बहुत लोग आ सकते हैं, परंतु हम लोग जो है बंधुआ मजदूर मोस्टली वो लोग हैं जो दलित हैं, ओबीसीज हैं, कमजोर तबकों से हैं। और अगर आप देखेंगे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है 2016 में कह रही है कि 18.3 मिलियन बॉन्डेड लेबर है जो फोर्स लेबर ट्रैफिकिंग में इसमें। और कैलाश सत्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी एक किताब है कैलाश सत्यार्थी की, शर्मा जी ने लिखा है, जिसमें हमने हजारों बंधुआ मजदूर कैलाश जी के साथ छुड़ाए। शायद कारपेट इंडस्ट्री में जो भी बंधुआ मजदूर कैलाश सत्यार्थी ने 1993 से 1998 के बीच में छुड़ाए, मैं उसको तो नहीं जोड़ रहा हूँ, जो वो उनके साथ काम है जो है, परंतु हमने पीवीसीएचआर और उसके बाद जो है उनके साथ न जुड़ने के बाद अभी तक हमने जो है 26,000 बंधुआ बाल मजदूर छुड़ाए हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन हुआ है, पुनर्वास हुआ है, जिसमें लीगल एक्शंस हुए जो है। और ये बंधुआ मजदूर जो है खुद नेता बने हैं, खुद जो है संघर्ष कर रहे हैं, और अपने इलाकों में पंचायतों के चुनाव में जो है प्रधान और पंचायत सदस्य और बीडीसी मेंबर भी। तो ये जो नेता हैं जो बंधुआ मजदूरों के बीच से निकले हैं, ये बंधुआ मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं? वो बंधुआ मजदूरों के लिए कर रहे हैं कि एक तो बंधुआ मजदूर बनने नहीं दे रहे हैं जो है लोगों को, क्योंकि उनको नियम कानून मालूम है, और खुद उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं वेजेस की और इस सब चीजों की। और कई जगह मैंने देखा है कि बंधुआ मजदूर, मैं ऐसे जानता हूँ 700-800 बंधुआ मजदूर छूटे हैं जो बंधुआ मजदूरों ने छुड़वाए, जिसमें लेनिन रघुवंशी और पीवीसीएचआर की जरूरत नहीं है, दोनों की जनमित्र न्यास की जरूरत नहीं है, खुद उन्होंने छुड़वाए जो है। और ऐसे में 4 या 5 गांव जानता हूं जिसमें उन्होंने, मतलब एसडीएम ने वेरीफाई किया है सराय गांव को कि यहाँ 5 गांव में बंधुआ मजदूर नहीं है, और ये काम उन्होंने खुद किया है निकलने के बाद। क्योंकि जो फोक स्कूल चलता है ना, वहां जो ट्रेनिंग होती है और जो वो आता है, उसके बाद मैंने देखा है दे आर करिस्मेटिक पीपल, मतलब मेरे से ज्यादा खूबसूरत भाषण देने की कला है उनके पास, क्योंकि जिंदगी उन्होंने जी है। हमने तो जिंदगी बहुत ही इलीट परिवार में रहा हूँ, तो हमारी तो जिंदगी अलग ही रही है, और तो इसलिए उनका जो संघर्ष करने का मादा है और तरीका है वो दिल से है,
और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो इस चीजों को निगोशिएट भी करना जानते हैं। मुझे अभी निगोशिएशन उतना नहीं आता, मैं बहुत सी चीजों में बड़ा अधीर हूँ, मतलब जो है जैसे मोदी जी अगर बुला दे तो मैं सोचूंगा आना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो उनको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बोलना है, कैसे कहना है, कह के चले आएंगे और खूबसूरती और मुस्कुरा के कह देंगे। अभी मैं बहुत चीजें मुस्कुरा के ही नहीं बोल पाता हूँ। So they are also my teachers, so I learn from them the many skills, especially कि आप जो है कोई आपसे घृणा कर रहा हो फिर भी आप उससे घृणा न करें और प्यार कर सकते हो। ने बहुत सारी किताब लिखी है, तो वो जो किताबें हैं उसमें क्या आपके जीवन का अनुभव है? क्योंकि देखिए किताब बहुत सारे लोग लिखते हैं और बहुत सारे ज्ञान दिए जाते हैं वहां पे। मैटर ये कि आपने किताब में अलग क्या लिखा है और आपने कितनी किताबें लिखी? देखिए किताबें तो मिला जुला के एक प्रमुख किताब मैंने जो लिखी थी कि जो इंडिपेंडेंट भारत में जो दलित है उनकी स्थिति के बारे में, और उसमें कोई ज्ञान व्यान नहीं है, कोई शास्त्रीय बातें नहीं है, मेरे मूल की कोई पढ़ाई नहीं है, मेरे पिता की कोई पढ़ाई नहीं, मेरे दादा की कोई पढ़ाई नहीं। इसमें जो हमने देखा है गांव में वही लिखा है। इन किताबों को बेचने जो के लिए कोई पब्लिसिटी गिमिक नहीं करेंगे आप? नहीं, वो सब मैं नहीं करता। जो है फ्रंट पेज ने छापा था और वो ब्रिटिश लाइब्रेरी में कैटलॉग है, अमेरिका के यूएस की कांग्रेस की लाइब्रेरी में कैटलॉग है। फिर एक रुटलेज ने जो है छापा था, मेरा जो काम बिलवा गांव में था वो फीचर चैप्टर बना जो है। तो दुनिया भर की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें सोशल वर्क जो पढ़ाया जाता है उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है और पहला फीचर चैप्टर है, मतलब जो है। तो वो मैं करता रहता हूँ। फिर उसके बाद श्रुति जी मेरी जो जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, उन्होंने और अर्चना जी ने जो किताब लिखी है उसमें हमने मदद की है। वो पूरा पीवी के काम पे है। तो मतलब काम के अनुभव को मतलब एक तरह से प्रैक्टिस को प्रैक्टिस में बदलने की कोशिश की गई है। तो ये किताब की में क्या है कि कोई प्रैक्टिस से प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस से कैसे जो है प्रैक्टिस बन रहा है, क्या चीजें दिख रही, क्या ट्रेंड है, इसको बताने की कोशिश की गई। और किताब हमेशा रेफरेंस बनी है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी पीवीसीएचआर के काम के बारे में अमेरिका के एक बहुत बड़े जो है मतलब मतलब थिंक टैंक्स ने और प्रोफेसर ने किताब लिखी जिसमें बामसेफ और टीएमजी जो कि दलित मूवमेंट, बुद्धिस्ट दलित मूवमेंट और पीवीसीएचआर की तुलना की है। और वो किताब बहुत जबरदस्त तरीके से बिक रही है। और हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है नैरेटिव थेरेपीज को लेके वो अनेकों किताबों में आई है। तो हमने किताब जरूर दो तीन जो है लिखी, परंतु वो सैकड़ों किताबों में दिखाई देती है मतलब। और किताब बेचना भी काम नहीं है। हो सकता है कभी लाइफ में मूवमेंट्स के लिए, और खास करके मैं सोच रहा हूँ कि ब्राह्मणों की, गरीब ब्राह्मण और भूमिहीन ब्राह्मणों की बड़ी हालत खराब है, उनको सपोर्ट करने का मैं देख रहा हूँ। तो उस इनिशिएटिव में मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं मेरी जिंदगी की कहानी जिसमें बहुत कुछ है कभी छापूं और उससे जो पैसा मिले वो उनको जाए जो है मतलब। तो पूर्ण रूपेण से जीवन भर मैंने दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, मुसलमानों के लिए काम किया है। तो मेरी कोशिश ये है कि जो भूमिहीन ब्राह्मण है उनकी बड़ी हालत खराब है। कोविड में मैंने देखा है कि लाइन में लगे हैं। हम लोग आधार कार्ड लिख रहे थे, मुझे बहुत पहली बार आश्चर्य हुआ कि एक जगह 40% बनारस शहर के एक मलिन बस्ती में जो है मतलब लोग लेने के लिए लाइन में लेकर खड़े लोग ब्राह्मण थे, जो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी जो है। तो उनको भी मुझे लगता है, और खासकर मेरे जो दलित एक्टिविस्ट हैं उनका बहुत कहना है कि एक हमें और इंक्लूसिव होना चाहिए। जो लोग गरीब हैं, जो है गरीबी के कारण टूट रहे हैं, उनको भी शामिल करने की जरूरत। आप बॉर्न तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय समाज से हैं, तो उसका ऑब्वियसली प्राउड भी रहता होगा, पर कुछ समय बाद आप फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबें कहती हैं हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ए रिलीजन। तो आप फिर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, क्यों? देखिए सनातन संस्कृति के दो बड़े हिस्से हैं, दोनों ब्राह्मणों ने शुरू किए। एक सनातन संस्कृति का हिस्सा है जो है ब्राह्मणों ने जो शुरू किया, जो ब्राह्मणवाद कही जाती है, पुरुष सूक्त कहा जाता है। परंतु ब्राह्मणों ने, जैसे लोकायत ने, चारवाक ने, न्याय, सांख्य, वैशेषिक और आखिरी आदि शंकराचार्य को जो ज्ञान प्राप्त हुआ चांडाल से,
महादेव खुद चांडाल बन के आए। ये श्रमण संस्कृति है जो है, बुद्ध से लेके प्रचंड बौद्ध तक का जो पूरी बातचीत है, तो श्रमण संस्कृति के साथ मैं जुड़ा हुआ आदमी। मैं आज भी काली पूजा करता हूँ, मुझे काली के मंत्र याद है, क्रीम काली काली महाकाली कालिकाय सिद्धानि सिद्धिम दई माता है त्वाम शरणम गतः क्री। तो कल अमावस्या थी तो पूरी रात जो है मतलब माँ की सेवा में थे। तो और बुद्धिज्म इसलिए कि बुद्धिज्म एक विचारधारा है, खासकर मेरा जो लोग है ना वो बड़े खतरनाक लोग हैं। हमारे लोगों को मतलब ब्राह्मण में तो बदलाव आ रहा है, मेरा जो टाटा चाय का काम है उसमें आ रहा है, परंतु जो अपर हमारी कास्ट है अभी भी गोली चला रही है। मेरा गांव समझिए, मेरे खुद गांव के चाचा है ब्रजेश सिंह, बहुत बड़े माफिया है। अब उस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, माफिया है, गोली मार रहे हैं। तो आपको हमारा अपना क्राइसिस था, कोई बचपन का दोस्त ही नहीं मुझे मिला, कोई बचपन का दोस्त ही नहीं मुझे मिला। इसलिए मैंने क्या है कि कोशिश की कि प्राउड क्या होना है। अगर वर्ण आप देखें कि छत्री का काम है दूसरे की रक्षा करना, तो दूसरे की रक्षा करने का काम तो क्या है होगा, दूसरे की रक्षा करने का काम थोड़ी ठाकुरबाद होगा कि ऐसे ऐसे करोगे आप, ऐसे ऐसे करोगे जो है। और हर आदमी वर्ण व्यवस्था में, अब तो वर्ण व्यवस्था का है ही नहीं। आप अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण है, अपना ज्ञान अपना जान बचा रहे हैं, दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, क्षत्रिय है। हर आदमी पैसा करता है और सुबह उठ करके नित्य क्रिया में एक काम के लिए तो नौकर नहीं रखा होगा, चाहे अंबानी होंगे, अदानी होंगे, अनानी होंगे, परंतु वो तो शूद्र तो हो गए ना, मतलब जो उसके हिसाब से। तो इसलिए अभी क्या वर्ण व्यवस्था का कोई जरूरत नहीं है, ये मतलब गड़बड़ व्यवस्था है, इसको खत्म करने की जरूरत है, इसको जो है म्यूजियम में रखने की जरूरत है। ये म्यूजियम वाली व्यवस्था है, इस सर में वर्ण व्यवस्था और जनेऊ बांधने की जरूरत नहीं। और श्रमण संस्कृति ही जो है भारत की कहती है, वही कहती है कि जो है वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम और यही चीजें लागू होंगी। आप आयुर्वेद से बैचलर किया आपने, मॉडर्न साइंस में, सर्जरी में, इन सब में कहाँ फंस गया? मुझे लगता है कि जब मैं पढ़ लिख के गया ना, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हुआ, तो मेरे सुपरिटेंडेंट ने कहा 15% जो है घूस दो। आप बताओ 15% में वही घूस देने का काम करूं, फिर चोरी करूं? मैंने कहा यार सबसे अच्छा डॉक्टर वही है, और चे गेवारा को मैंने पढ़ा था तो पिताजी के कारण, तो मैंने कहा कि अच्छा डॉक्टर यही है कि यार अपने समाज का ही ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, उसी की डायग्नोसिस कर लेता हूँ कायदे से। तो काम तो मैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का ही कर रहा हूँ। अभी भी मुझे कोई भी चीज आप समझा कोई भी चीज ऐसे नहीं कर सकते ये करना है, मैं कहूंगा भाई डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, पहले मामला क्या है। तो दिमाग में अभी भी विज्ञान है, दिमाग में अभी भी आयुर्वेद है, दिमाग में अभी भी चीजें हैं, परंतु सवाल यह है कि वो समाज के लिए काम कर रहा है। इसलिए माल न्यूट्रिशन मैपिंग से लेके और जो ब्रीफ नैरेटिव थेरेपी, टेस्टिमोनियल थेरेपी बनी है, जो पूरे एशिया में उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, वो इसीलिए कर पाए कि उस ज्ञान का इस्तेमाल किए। कि मुझे लगता है कि दवा ही देके क्या करेंगे आप, जब लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, लोगों का आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है ठीक नहीं है, तो आप उसमें जो है फिजिकल हेल्थ लेके क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि समाज के आध्यात्मिक और मानसिक विकास का मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और खासकर मैं खुद जानता हूं कि मैं एक अपर कास्ट पुरुष जो कि डेविल था, वहां से जो मैं इंसान बना, तो उसकी खूबसूरती कितनी है, मतलब जो है। और डी जेंडर अभी 10 साल पहले हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं 50 साल का हूँ, 40 साल 35-40 साल पे मैं डी जेंडर हुआ, तो मेरी जिंदगी के जो खूबसूरत समय गुजर चले गए जो है वो कौन देगा? तो हमारी अगली पीढ़ी को वो ना भोगना पड़े जो है। इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है जो है कि ये काम जो है करना जो है कठिन था एक जमाना, लेकिन अभी तो बहुत सफल है। तो मैं मानता हूं कि कोई भी काम जो है निश्चित अगर मेहनत से किया जाए तो सफल होता है। एक आपसे जानना चाहेंगे, नागेश्वर की क्या कहानी है? देखिए, नागेश्वर तो महादेव का नाम है जो है, और बचपन से महादेव के पूजक रहे। नागेश्वर एक बदवा मजदूर था, मधुबनी से आया था, 6 जगह बिका कालीन उद्योग में, और बिकते बिकते जो है वो एक बल्ला पटेल के यहाँ था, और वहां उसने कुल 10 बच्चे थे, 8 बच्चों को भगा ले गया। तब तक देखा कि कमलेश्वर, जो भी एक महादेव का नाम है, वो कमलेश्वर वहां फंस गया है। वो फिर लौट करके आया बनारस से, गांव में गया आपके पिंडरा ब्लॉक में, और वहां पकड़ लिया। और पकड़ लेने के बाद उसको जो है मतलब हार्ड आयरन रॉड से दागा गया,
हार्ड आयरन रॉक से दागा गया और बुरी तरीके से जो है। और जब मैं उसको छुड़ा करके ले आया, डॉक्टर बन के मैं गया था जो है, और उसको छुड़ा के मैं ले आया, और छुड़ा के ले आने के बाद जब मुझे पता चला कि जो है मतलब आवाज नहीं निकल रही है, और उसकी जब पहले आवाज जब उसको थोड़ा आया तो हमेशा ऐसे ऐसे करता रहता था कि जो है, और 32 दिनों बाद उसको आवाज आई। और उसके बाद जो है एक मुक्ति आश्रम है, वहां उसको ट्रेनिंग किया गया। ग्लोबल मार्च जो चाइल्ड लेबर का हुआ उसमें कोर मार्चर हुआ। और मधुबनी के इलाके में अभी बड़ा सोशल वर्कर है नागेश्वर जो है। तो नागेश्वर ने मुझे एकदम पूर्ण रूपेण से जो है प्रभावित कर दिया है। जो है मैं तभी से डिसाइड कर लिया कि मैं एकदम फुल टाइमर हूँ। और खासकर मेरे लिए बहुत होता क्योंकि मैं एकदम भयंकर सैवाटिक आदमी था, बाद में शाक्त हुआ और बुद्धिस्ट हुआ। तो मुझे था कि मेरे महादेव का जिसको नाम है उसी को ऐसे कर रहे हैं जो है, तो अब कुछ नहीं, यही काम करना है, बधुआ मजदूरी। इसलिए आप देखेंगे मैंने बधुआ मजदूरी देख कोई पैसा नहीं लिया, कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया जो है। कई फंडिंग एजेंसी आए, हमने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा नहीं, ये हमारे दिल का मामला है जो है, इस पे हम अपने संसाधनों से काम करेंगे, जो भी हमारे पास है, यही हमारी क्षमा याचना है, शायद हमारी पीढ़ियों की जो हमने गलती की है जो है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मतलब नागेश्वर की यही कहानी है जो है। और लगता है कि नागेश्वर का जो अब का जीवन है वो मौका, लोगों को जब तक मौका और डिग्निटी, दो चीजें अगर मिलती है, अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है। क्या आपकी जिंदगी में नागेश्वर और नागेश्वर दोनों लोगों का की वजह से आपने पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स बनाया? हाँ, तो नागेश्वर के कारण ही, क्योंकि वहीं से मैं बचपन बचाओ आंदोलन में मैं था, तो पार्ट टाइम था, मैं फुल टाइम बना। फुल टाइम बनने के बाद मानवाधिकार जन निगरानी समिति, पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की स्थापना की। और ये किया कि इसलिए आप देखेंगे कि जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रॉडर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के मुद्दों को लेकर सोशल जस्टिस के साथ जो हम लोग लड़ रहे हैं, वो इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और वहां से जो शुरू हुई कहानी दलित आंदोलन से जुड़ते हुए नव दलित आंदोलन तक गई जो है। और वो उसके लिए जो है मतलब नागेश्वर हमारे लिए हमेशा जो है मतलब प्रेरणा के स्रोत होंगे। और हमारी इस जिंदगी के पुनर्जन्म के जो है मतलब वो सबसे बड़े कारण है जो है मतलब। और इसलिए हमेशा जो है मतलब मैं उनको श्रद्धा से नाम लेता हूँ। और हमें लगता है कि अगर इस तरह से अगर हम शायद न बदलते तो शायद इंसान न हो। आपके जीवन में नागेश्वर और नागेश्वर दोनों का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है? हाँ, दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस है, दोनों का बहुत इन्फ्लुएंस है सर। अच्छा, मैं बनारस बहुत घूमा हूँ और बनारस के आसपास, तो वहाँ वीवर्स कम्युनिटी जो है वो बहुत मेजॉरिटी में है, और आपने उनके लिए भी बहुत कुछ किया हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या क्या आपने कंट्रीब्यूट किया वीवर्स कम्युनिटी के लिए। नहीं, देखिए, बुनकर के ऊपर हम लोगों ने जब देखा 2001 में उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी, और उस समय लोग खून बेच रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, तो माल न्यूट्रिशन सुसाइड के केसेस लड़े। बुनकर दस्तकार अधिकार मंच एक नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन बनाया, जो आज बुनकर खुद लीड कर रहे हैं। खुद इधरी संसारी जी जो है उसके संघर्ष कर रहे हैं, और उनके साथी। इसके अलावा वहां पे हमने बुनकरों को स्कॉलरशिप, उनके बच्चियों को जो है मतलब दी पढ़ने के लिए। और जब उनके ऊपर सांप्रदायिक दंगे हुए उनको मदद की। और जो 20 मदरसे हैं, उस 20 मदरसों में लाइब्रेरीज, मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं, मॉडर्न लाइब्रेरी एजुकेशन है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन वहां हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि टाटा ट्रस्ट ने एक कंपनी जो एनसीईआरटी के लिए काम करती है, उसके द्वारा सरकारी स्कूलों और मदरसों दोनों का मैपिंग कराया, और पता चला कि जो है मदरसे के बच्चे 80 पे हैं, और मैक्सिमम जो है 50 और 60 के आसपास जो है मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। तो बुनकरों के बच्चों के बीच में जो ये काम हम लोगों ने लगातार हम कर रहे हैं, और ठीक उसी तरह से मुशहरों के बच्चों के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। तो 20 मदरसे में टीचर दिया है, ट्रेनिंग दिया है, फुल टाइम टीम काम करती है। और बुनकर दस्तकार अधिकार मंच के संघर्षों को हम लोग काम करते हैं। और प्लानिंग कमीशन पहली बार आके हम लोगों के कारण साहिदा हमीद जी ने 2 बार विजिट किया और उनके लिए स्कीम्स बनाई जो है। और बुनकर को लेके मोदी जी भी जो इतना बोल रहे हैं, उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम लोगों ने
इतना हंगामा मचाया है कि बीबीसी के प्राइम टाइम में 45 की एक डॉक्यूमेंट्री आई, और उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, राइटर्स इतना बुरी तरीके से छापा कि भारत सरकार को पूरा हिल के बनारस के बुनकरों को देखना पड़ा। फिर ये जीआई में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, हजारों फंडिंग एजेंसीज ने इस इलाके में काम किया जो है। हम अभी भी बुनकर को लेकर के केवल जो ये मदरसे वाला काम है टाटा ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं, और जितना भी काम है हम लोग अपने स्थानीय संसाधनों से करते हैं। जो वहां पे लीडरशिप खड़ा किया है, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो जो है उनके साथ काम कर रहा है। और एक बीवर सेंटर्स भी हम लोगों ने बनाया है जहां पे बुनकर अपनी बातचीत रख सके। और भगवा नाला, जहां आजकल पीवीसीएचआर का ऑफिस भी हो गया, वो बुनकरों का इलाका था, उसको एक तरह से मॉडल बस्ती के रूप में हम लोगों ने बदल दिया है। अच्छा, एक बात है, ज्यादातर लोगों का, मेरा ही नहीं, मैं खुद भी मानता हूँ, और न जाने कितने लोग हैं ये मानते हैं कि ज्यादातर जो एनजीओ होते हैं वो पैसे खाने के लिए होते हैं। तो आपकी जो पीवीसीएचआर है वो कैसे अलग है? हम भी मानते हैं कि समाज में मोस्टली भ्रष्टाचार है, घूस है। नमक का दरोगा जो है लिखा था प्रेमचंद जी ने कि तनख्वाह नहीं, बताओ ऊपर से कितना मिलेगा। तो एनजीओ तो भी उसी तरह चोर है, और इसलिए ज्यादा चोर है क्योंकि लोगों को कोई काम धाम नहीं मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं छोटे शहरों में वकील बन जाते हैं, और जो है नहीं तो कुछ चलो एनजीओ जी चलाते हैं, हाँ, या ठेकेदारी करते हैं। ये सब काम जो है गिने जाते हैं, जबकि ये प्रेस्टिजियस काम में गिने जाते हैं। कोई धंधा नहीं मिला, यही काम कर लो। तो उसमें के पीछे क्या था कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी चोरियां पकड़ी गई है। उसके पीछे है कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, आप जो है स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए हैं, आप एक आदमी की इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या डेमोक्रेसी वहां है। तो सवाल है कि जो पीवीसीएचआर है जन्मित्र न्यास को क्या किया कि उसके जो है ट्रस्टी कुछ नहीं, वहां पे गवर्निंग बोर्ड बनाया, और गवर्निंग बोर्ड में इलेक्शन होके आता है, स्टाफ का एक आदमी है। फिर उसके बाद जो है पार्टनर कम्युनिटी से लोग आते हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, और मेंबरशिप बेस से आते हैं। तो वो डिसीजन लेते हैं और ट्रस्टी तब जो है केवल साइन करते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोशल जस्टिस, और उसके बाद ट्रस्टी जो है केवल साइन करते हैं, और सब असली जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सभी बेनिफिशरीज ग्रुप के लोग आके उसमें करते हैं। उसके बाद हर साल सोशल ऑडिट होता है। हमारे अकाउंट का अपना सोशल ऑडिट 2 महीने पहले हम अपना प्रचार कर देते हैं, खूब फैला देते हैं, सब लोग आते हैं, पूरा अकाउंट जो है दिन भर रहता है ऑनलाइन। आप देखेंगे जन्मित्र न्यास का ब्लॉग है, जन्मित्र न्यास के ब्लॉग पे हर चीज धड़ाधड़, हर 3 महीने में कितना पैसा आ रहा है सब हम लोग डाल रहे हैं। पूरी बैलेंस शीट इमीडिएट डाली जाती है, बैलेंस शीट की सोशल ऑडिट होती है। हम उसके बाद क्या, बड़ी बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग के मजदूर और उस इलाके के लोग और उसमें जो वेंडर्स है सबको बुलाया जाता है, और सबकी सोशल ऑडिट होती है। तब कंप्लीट होने के बाद लास्ट पेमेंट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो जानबूझ कैसे किया गया है जो है। इसीलिए आप देखेंगे पीवीसीएचआर में काम करने वाले बहुत लोग अपने बच्चे और बच्चियों को, हमारे बच्चा, मेरा जो बेटा था कबीर से ज्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये भी एक इंडिकेटर मानता हूँ, मुझसे अच्छे मकान है उनके पास, मुझसे अच्छे मतलब स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर संस्था का प्रमुख जो है बनाने वाला वो सबसे अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, उसी का बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसी का विकास हो रहा है, और उसके स्टाफ का कुछ नहीं हो रहा, और बेनिफिशरीज का तो एकदम ही कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है। पीवीसीएचआर इसके पूर्ण रूपेण से खिलाफ है। इसलिए हम लोग सोशल ऑडिट में ये सवाल देखते हैं, ट्रेवल कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, टेली का फोन का बिल किसको मिल रहा है जो है। और उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, क्योंकि कुछ लोग मैं इम्पावर नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग इम्पावर हो गए जो है। तो जैसे श्रुति जी भी काम करती हैं, तो श्रुति जी को नीचे से 8वें नंबर की जो है पेड वर्कर है, और 53 स्टाफ है, तो आप समझ लीजिए। तो ये सब चीजों को हम लोग बहुत तेजी से देखते हैं। आपने से ट्रांसपेरेंसी की है विद इन जो बहुत ज्यादा। आप एक पीवीसीएचआर का पेन नहीं बेच सकते। गवर्निंग बोर्ड से पास, पहले मैनेजमेंट पास करेगा, मैनेजमेंट के बाद गवर्निंग बोर्ड पास करेगा, फिर जो है जनरल सेक्रेटरी ऑफिस में 5 लोग हैं वो पास करेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पास करेगा, तब एक पेन बिकेगा जो है। ये अच्छी बात है कि आपने बनाया हुआ जहां पर ट्रांसपेरेंसी है। नहीं, इसलिए बनाया है कि हमने सीखा क्योंकि चीज बीत न सके। और दूसरा, मैंने कोई
भी इंस्टीट्यूशन के केवल एक ऑफिस छोड़ के हम जितनी भी चीजें मैंने क्रिएट्स की हैं वो सब कम्युनिटी ओनरशिप है। सब या तो सरकार की ओनरशिप है या कम्युनिटी की ओनरशिप है। सरकार को भी जो दिया है आंगनबाड़ी और इसको, उसमें भी कम्युनिटी ओनरशिप है लिखा पड़ी। तो हमने 13 कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, जितनी लाइब्रेरियां करीब करीब 1 करोड़ रुपए की दी, कंप्यूटर्स दिए हैं 50-60 लाख रुपए के। उसमें कोई भी जनमित्र ने हम पीवीसी मालिक नहीं है, वो मदरसा मालिक है, वो कम्युनिटी मालिक है, ये चीजें मालिक है। तो इनके पास केवल एक ऑफिस और कुछ काम करने की नीड बेस्ड चीजें हैं बस, जो है केवल तनख्वाह में हम लग्जरी मतलब जो है कंफर्ट्स अच्छा देते हैं, क्योंकि तनख्वाह हमारे यहाँ बहुत मतलब ठीक ठाक है, मतलब इन द कंपेरिजन अदर ऑर्गेनाइजेशंस के। सोशल जस्टिस ये बहुत बार सुनने को मिलता है टीवी में, न्यूज में, पेपर्स में। सोशल जस्टिस होता क्या है? और आपका एक मूवमेंट भी है, नियो दलित मूवमेंट, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सोशल जस्टिस में क्या है कि जिनके साथ हिस्टोरिकली जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कास्ट पे हुआ है, दलित के साथ, ओबीसी के साथ, ट्राइबल्स के साथ और पैट्रियार्की के कारण महिलाओं के साथ। परंतु सवाल है कि सोशल जस्टिस के मूवमेंट्स को डायग्नोस करना अलग बात है, लेकिन ट्रीटमेंट कैसे देंगे? अभी जो है, जो दलित है 3 तरह के हैं। एक तो जात व्यवस्था के कारण और औरत आदमी के फर्क के कारण। दूसरा दलित है कम्युनल फासिज्म के कारण, जो माइनॉरिटीज। तीसरा दलित वो है जो किसी भी जात का है, धर्म का है। मैं भूमिहीन ब्राह्मणों को, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 7 साल पहले दलितों ने पीवीसीएचआर के अंदर आंदोलन किया, मेरे यहाँ धरना दिया कि संस्था में अफर्मेटिव एक्शंस लैंडलेस ब्राह्मण्स के लिए शुरू किया जाए, जो है। और मैं अंदर अंदर मुस्कुरा रहा था, परंतु मैं जो है बाहर से बड़ा गुस्सा दिखा रहा था, जो है। परंतु मुझे लगा कि हमने जो डिस्कशन किया है, दलित लोग भी इस सेंस को और कंपोनेंट को समझ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा उनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि जो नियो लिबरल पॉलिसीज है उसमें जो है पॉवर्टीज को, हैव नॉट्स के बीच में बहुत गैप। ये तीनों को जो है मिला के हम लोग 9 दलित कह रहे हैं। और 9 दलित का दूसरा कॉम्पोनेंट है कि घृणा के खिलाफ घृणा नहीं, घृणा के खिलाफ प्यार। तो हम ऊंची जात में हैं, हम कोई आरक्षण लेके तो आए नहीं ईश्वर से। महादेव से अगर होता तो हम कहते किसी दलित क्या ही पैदा करते महादेव मुझे, तो नहीं पैदा किए, तो इंसान ने बनाया है। तो अब सवाल है कि हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो मैं भाई क्षमा याचना मांग रहा हूं, मतलब जो है महिलाओं से, जो है अपने रिसोर्स आ रहा हूं, मैं उनसे वो हमको मुक्त करें, जो है। क्योंकि पाउलो फेरो ने कहा था कि एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी में ही ताकत है कि एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी को मुक्त कर सकती है। तो वो हमको मुक्त कर, हम उनको, उनका अपना रिसोर्स उनके साथ लगाएंगे। तो ये पहली यूनिटी है कि जो दलित, ओबीसी, ट्राइबल, महिला और जो अपर कास्ट की महिला और अपर कास्ट के पुरुष है, उनके बीच की एकता, रिकॉन्सिलेशन में। दूसरी एकता, जितने भी सेकुलर लोग हैं, कम्युनल हार्मोनी वाले हैं, माइनॉरिटीज है, सबको मिलजुल के। तीसरी एकता जो है समस्त गरीबों की नियो लिबरल के खिलाफ। और तीनों एकता मिला के 9 दलित। तो क्या होगा कि आप जो है बहन जी नहीं बन पाएंगे, आप पासवान जी नहीं बन पाएंगे, आरएसएस अपनी सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, और ये 9 दलित आंदोलन सबका बाजा बजाएगा। समझ रहे हैं? तो ये है 9 दलित आंदोलन, जहां ब्राह्मण भी पैदा हुआ है, पर देख सकता है जातिवाद के खिलाफ लड़ सकता हूँ। मैं पैदा तो पुरुष हुआ हूँ, तब मैं पुरुषवाद से मुक्त होकर के भी लड़ सकता हूँ। मतलब तो लड़ाई वही है कि हम जो है धर्म, जात, संप्रदायवाद के खिलाफ है, संप्रदाय के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं, जातवाद के खिलाफ है, ऊंची जात के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, के खिलाफ है, लेकिन पुरुषों के खिलाफ नहीं। तो है 96 के लेनिन रघुवंशी और 2020 के लेनिन रघुवंशी, क्या अंतर देखा आपने, क्या पाया उसमें? बहुत अंतर है। बुनियाद तो नहीं बदली, बुनियाद और मजबूत हुई, मूल्य बहुत मजबूत हुए। पहले थे कि है, सीखे थे बाबा से, पढ़े थे गुरुकुल में, परंतु अभी बहुत मजबूत हो गए हैं। मतलब अब बदल नहीं सकते। उस समय कुछ चीजों में वो हो रहा था। दूसरा है कि पहले मैं बहुत फाइट था, गुस्सा हो जाता था, एमिनेंस था मेरा फ्यूडलिज्म का, छत्री होने का। उस सब से मुक्त हूँ, मस्त हूँ मैं। और 35-38 साल का जब हुआ, सबसे कठिन कहानी डिजेंडर होने की।
तो डी जेंडर जो होने के बाद का मजा भी बहुत है जो है, तो पहले से ज्यादा आनंद महसूस करता हूँ, पहले से ज्यादा मस्त हूँ। किसी पे गुस्सा आता है तो पहुंच जाता हूँ काली जी के पास, मैं उसी से जो है मतलब प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ, तो ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया हूँ जो है। और ज्यादा ये कन्विक्शन हो गया है कि नहीं, किसी का फोटो कॉपी भारत को नहीं बनने देंगे, ना लंदन की, न किसी की, न किसी की जो है। हम हमारी बहुत सी चीजें जो है खराब है उसको म्यूजियम में रखेंगे, बहुत सी चीजें अच्छी है उसको चलाएंगे, और दुनिया को बहुत सी चीजें हम दे, और दुनिया से बहुत सी चीजें हम सीखेंगे। तो वो कभी किसी का फोटो कॉपी नहीं बनेगा जो है वो उसमें अपनी भी सुगंध होगी अंदर। ये है। बहुत बेबाकी से आप जवाब देते हैं। आप कभी सिस्टम के खिलाफ भी होते हैं। आपने कहा कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, तो आप सिस्टम के खिलाफ भी होते हैं, आप शासन सत्ता तंत्र के खिलाफ भी होते हैं। कभी डर लगता है आपको? नहीं नहीं, मुझे क्या डर, महादेव के आदमी को क्या डर। पकड़ को कोई डर नहीं, सब उसके हाथ में है, सब वो तय कर रहा है, कोई डर नहीं है। तो जो है क्या, कोई कभी डर नहीं लगता जो है हमारे बेटे को जब कभी जान से मारने की, मेरे चाचा ब्रिजेश सिंह हैं, उनके भाई डेथ हो गई, वहां धमकी देते देते हमारे बेटे को मारने की धमकी दे रहे, थोड़ा सा डर लगा। फिर हमने कहा नहीं, महादेव उनको भी देखेगा। फिर उनको मैंने फोन पे बोला कि इतने ज्यादा कायर आदमी है यहाँ पे यार, मतलब जो है पेन से लिखता हूँ, बंदूक से बात करते हो जो है, मतलब मेरी पेन तुम्हारी बंदूक से खतरनाक है जो है। तो डर अब तो नहीं लगता जो है, अब लगता है कि 50 साल उम्र हो गई है जिंदगी के जो है, 25 साल हमने टीवीसीएचआर में गुजार दिए हैं। तो अब क्या डर, अब तो जो है मतलब पैर और मजबूती के साथ है, यही करना है। और मरने से पहले है कि एक अच्छा भारत देख पाएंगे, आरएसएस वाला उत्कृष्ट भारत नहीं, लेकिन महादेव का उत्कृष्ट भारत देख पाएंगे, जहां भारत का संविधान होगा, सनातन का वसुधैव कुटुंबकम होगा, बहुलतावाद होगा, जहाँ पे जो है समावेशी संस्कृति होगी जो है, और सब अलग अलग होगा। महादेव को कोई सात्विक रूप से पूछता है, हम जो है अमावस्या के दिन पंचकार और जो है कारण लेके पूछते हैं, कारण माने विस्की लेके पूछते हैं, और महादेव को कहते हैं महादेव प्रसन्न हो जो है। तो सब रहना चाहिए। ये मूल्यों की बात है, ये जो मोरलिटीज है खत्म होनी चाहिए जो है। और और मुझे लगता है कि हम नहाते हैं, हम कपड़ा धोते हैं, इसलिए हमेशा जो है आलोचना भी सुननी चाहिए। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो आप एकदम गंदे हो जाएंगे, समाप्त। जो नदी रुक जाती है वो सड़ जाती है, जो पानी रुक जाता है सड़ जाता है। इसलिए जो लोग आलोचना नहीं सुनते वो मुझे लगता है कि वो मृत उपाय हो गए हैं। तो अपनी आलोचनाएं सुनते रहना, अपने को परमार्जित करते रहना, रोज सीखते रहना जो है, उसमें कहाँ डर है, वहां कोई डर नहीं है जो है। और कहाँ ये आत्मा मरती है, आत्मा तो एनर्जी है, एनर्जी कभी मरती है, ऊर्जा कभी मरती है, ज्ञान कभी मरता है, विचार कभी मरता है, वो कभी मरता थोड़ी है। तो किस चीज की हत्या करेंगे, किस चीज की मारेंगे, किस चीज को कैद करेंगे? गांधी जी ने कहा था ना, हमारा शरीर कैद सकते हो, सब कुछ कैद कर सकते हो, हमारी विचार हमारी आत्मा थोड़ी कैद कर लोगे। विचार और आत्मा कैद नहीं कर सकते। बहुत बेबाकी से आपने सवालों के जवाब दिए। मैं, हालांकि मेरे सवाल थोड़े तीखे थे, और आपके जीवन के बारे में, आपने एनजीओ के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, शासन सत्ता तंत्र के खिलाफ भी आपने बहुत सारी बातें बोली। और आपने एक चीज और प्रूव किया कि पेन इज mightier than the sword, और करंट सिनेरियो में गन, या फॉर दैट मैटर मॉम लिंचिंग और समथिंग। आपने बहुत सारे काम किए दलितों के लिए, बहुत अच्छी इनिशिएटिव चला रहे हैं। और ऑब्वियसली हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है जब कोई इंडियन टाइम जैसे प्रतिष्ठित मैगजीन के में छपता है। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसे ही काम करते रहें, बिल्कुल बेबाकी से, और दोबारा आपकी फोटो छपे और आप अपने गौरवान्वित महसूस कराएं। धन्यवाद।